हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि जीएस एकेडमी। दोस्तों, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि सेव अरावली रेंज करके कोई कैंपेन चल रहा है जिसमें अरावली रेंजेस हैं, इनको बचाने की बात की जा रही है। काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या है, पूरा मामला क्या इसके कंसर्न है और ये कहाँ से शुरू होता है और क्या इसका आउटकम आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन कहा जा रहा है अरावली हिल्स के लिए, इसको अडॉप्ट किया। अब ये डेफिनेशन किसने सबमिट की थी? यह गवर्नमेंट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सबमिट की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको मान्यता दी। अब इस डेफिनेशन में दिया हुआ था कि अगर 100 मीटर तक की कोई रेंज है या हिल है तो उसको हम अरावली हिल मानेंगे, और वो भी कहाँ से नापा जाएगा, इसकी जो मेजरमेंट लिया जाएगा लोकल ग्राउंड से। तो दोस्तों, अगर कोई मेजरमेंट होता है इस तरीके का हाइट का बेसिकली, तो उसको हम सी लेवल से नापते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है लोकल ग्राउंड की। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, इसका ये कंसर्न रहा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दो जो रेंज रहेंगी, अगर इनके बीच की दूरी 500 मीटर है तो ये अरावली रेंज में आएगा, और अगर ये 500 मीटर से ज़्यादा है तो ये अरावली रेंज में ये एरिया नहीं आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर ये 500 मीटर है इनके बीच की डिस्टेंस तो ये दोनों अरावली में आएंगे, और अगर ये 500 से ज़्यादा है दूरी तो ये अरावली रेंज में नहीं आएंगे। तो ये एरिया माइनिंग के लिए दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कंसर्न था। तो लोगों को जब ये न्यूज़ पता चली तो लोगों में एक प्रोटेस्ट जागा, ठीक है। लोगों ने एक सेव अरावली नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, और वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो ये यहाँ पर मेन कंसर्न था। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखिए 100 मीटर की जो रेंज है, तो यहाँ पर जो अरावली है लगभग 80 से 90% तक, 80 to 90% जो अरावली हिल्स है वह है 100 मीटर हाइट से नीचे की हैं, ठीक है। ओनली 10 to 20% ही हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं। फिर इसके अलावा जो 500 मीटर वाला इशू है यह है। फिर इसके अलावा लोकल ग्राउंड की बात करें तो लोकल ग्राउंड ये है कि अगर यहाँ मान के चलिए ये कोई रेंज है, इसकी हाइट 100 मीटर है और यहाँ से इसको हमें मापना है, तो यहाँ पर कुछ लैंड फिलिंग की जा सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाए, यहाँ से कुछ एरिया ढह जाए, बह जाए, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। तब क्या ऐसे में हम इसको अरावली हिल्स नहीं मानेंगे? तो यह यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है। और आपको जैसे पता होगा, लोकल जो माफिया है, जो माइनिंग करता है, वह किस तरीके से यहाँ अरावली को हार्म पहुंचा रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर #सेव अरावली नाम का जो कैंपेन चला बहुत जरूरी था अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यह तो पूरा मैटर था जिसपे ये सब कैंपेन चला। अब हम आगे जानते हैं कि अरावली क्या है, इसका ओरिजिन क्या हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ना होने से क्या क्या नुकसान हमें आगे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपकी क्या राय है इस कैंपेन के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, यह भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम अरावली रेंज की ओरिजिन की बात करें या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, याद रखें। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? जब दो प्लेट आपस में ऐसे टकराती हैं तो यह फोल्ड हो जाता है। सपोज यहाँ पर ये आपस में इस तरीके से टकरा रही हैं तो ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये दोनों इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो ये इसको कहते हैं हम फोल्ड माउंटेन। अगर इसकी एज की बात करें तो इसकी एज लगभग 2.5 से 3.2 बिलियन ईयर ओल्ड है, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। उसके अलावा यह फॉर्म्ड हुई है टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंस से, और टाइम क्या था? वो है प्रोटेरोजोइक इयन में यह फॉर्म हुई थी, प्लेट टेक्टोनिक कन्वर्जेंस के दौरान। हैवीली इरोडेड है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोशन होता है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से लो और डिसकंटिन्यू हिल्स बनी है। जैसे कि मॉडल में आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इरोड होता है, और इरोजन होने की वजह से हमें पता है कि यहाँ पर थार डेजर्ट भी इसके वेस्टर्न साइड में बना हुआ है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर चट्टाने कौन कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं? जेनेसिस रॉक्स हो गई, सिस्ट हो गए, क्वार्टजाइट्स हो गए, और यहाँ का फेमस मकराना मार्बल भी यहीं पाया जाता है। तो यह इसकी कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी। आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और लोकेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, यह लगभग 800 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? यह 3 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये यहाँ दिल्ली तक टच होती है। अब देखिए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, यह याद रखें। तो कितने राज्यों से होकर जा रही है? 3 राज्यों से। अब इसका जो डायरेक्शन है वह भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए, साउथ वेस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट, कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे होते हुए जा रही है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो वह गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर लंबी है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में है। अब देखिए, ये इतनी लंबी जो बॉर्डर है इसकी, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है। किसके बीच में? थार डेजर्ट और प्लेन्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर कहीं पर थार डेजर्ट है, इसके साइड ये वेस्टर्न, सॉरी,
ईस्टर्न प्लान्स हैं, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान के यहाँ पर खेती होती है, हरा भरा एरिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नदन प्लान्स है हमारी, यह भी यहाँ से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया यहाँ पर आता है जहाँ पर खेती होती है। तो यह पूरा एरिया जो इस साइड है, ईस्टर्न साइड, यह काफ़ी फर्टाइल एरिया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। अगर इस रेंज को कुछ होता है तो जो थार डेजर्ट है वो इस तरफ बढ़ेगी, तो ये जो एग्रीकल्चर वाला लैंड है यह पूरा खत्म हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर को हमारे बहुत नुकसान होगा। इस तरीके से अगर फिजिकल रोल की बात करते हैं हम, फिजिकल ज्योग्राफी का क्या रोल है अरावली रेंज का, देखिए तो मेन रोल तो यह है, यह जो थार डेजर्ट है, यहाँ का जो रेतीला वाला एरिया है, रेत है जो कि वेस्ट विंड आती है उड़कर, तो यह रेत को भी अपने साथ इस तरफ ले जाती है, लेकिन बीच में क्या है, पहाड़ है, तो इसको यहाँ पर यह रोक देती है, जिसकी वजह से जो इस तरफ वाला एरिया है, जो ग्रीन फर्टाइल लैंड है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इसको यह प्रोटेक्ट किए हुए है, यहाँ पर अच्छी तरीके से खेती वगैरह हो रही है। और यहाँ पर इस रेंज की वजह से 3 नदियां भी आपको देखने को मिल रही हैं बड़ी बड़ी। कौन सी हैं? एक तो हो गई लूनी, साबरमती और बनास, ठीक है। अब इन नदियों की वजह से यहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है, यहाँ का फ्लोरा और फौना सब फ्लोरिश हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है, वह भी यहाँ पर सेफ रहता है इनकी वजह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अरावली इस फील्ड में। फिर अगर आगे देखें तो इकोनॉमिकली देखते हैं हम यहाँ पर क्या इसके फायदे हैं। तो देखिए, इन्हीं पहाड़ियों से कॉपर की खेतरी माइन से जो कॉपर निकलता है यहीं पाया जाता है। जिंक निकलता है जावार जो माइन है वहाँ से, और मकराना का जो मार्बल है फेमस, वो भी यहीं पाया जाता है। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टूरिज्म में देखें हम अगर तो माउंट आबू यहीं पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 नेशनल पार्क यहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे प्रकार के पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि हमने पहली स्लाइड में देखे थे, तो यह यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर इकोलॉजिकली देखा जाए तो यह एक्ट करता है एक ग्रीन वॉल की तरह, एक ग्रीन वॉल खड़ी हुई है इन थार डेजर्ट और ग्रीन जो प्लेन है इनके बीच में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इसके अलावा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जो हमारे जानवर हैं, लियोपार्ड्स हो गए, नीलगाय हो गए, इंडियन वॉल्फ हो गए, द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हो गया, तो इन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके संरक्षण में। फिर अगर इसके बाद हम देखें तो दिल्ली में हमने देखा है कि जो AQI है बहुत हाई पहुंच चुका है, 400-500 है, नॉर्मल 100-150-200 रहता है। अगर ये नहीं रहेंगी रेंजेस, तो ये जो थार डेजर्ट है यहाँ की रेत उड़कर दिल्ली पहुंचेगी, तो यहाँ की जो हवा है और ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी, तब इंसान वहाँ पर सांस भी नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में ये बहुत क्रूशियल है दिल्ली NCR एयर क्वालिटी के लिए और वाटर सिक्योरिटी के लिए भी, ठीक है। ग्राउंड रिचार्ज भी तो करना है हमें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है। अब देखिए अरावली रेंज है, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है यहाँ पर इसके। देखिए, इलीगल जो माइनिंग है इसको रोकना है, ठीक है। इसके लिए हमें इसको प्रोटेक्शन देना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोटेक्शन देना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है। जो वाइल्ड है इनके लिए कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोड डेवलपमेंट भी होता रहे और जानवर ही हैं जो अपना भ्रमण करते रहें, तो इस तरीके से कॉरिडोर बनाना पड़ेगा ताकि जानवर आसानी से इधर उधर जा सके। ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है तो इनको रिचार्ज करने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बन इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसको भी सस्टेन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन प्रेशर है दिल्ली में, NCR गुरुग्राम में, तो हमें दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर कुछ ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पर लोग रह सकें, ठीक है। वैसे एयर बहुत पोल्यूट हो रही है, जगह है नहीं, ट्रैफिक बहुत रहता है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न है यहाँ पर। देख सकते हैं आप कि 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पाई जा रही है अरावली रेंजेस में, 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर जानवर हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो इन सबको सेव करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से यहाँ पर एक कैंपेन चला है, जो सक्सेस मिली है इस कैंपेन को, इसी तरीके से आगे भी हमें इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ उपाय हैं जो हम आगे कर सकते हैं। पहले तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इसको बना सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, माइनिंग का एक प्लान बना सकते हैं, जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर माइनिंग की जा सकती है, कहाँ पर माइनिंग करने की आवश्यकता है, कहाँ पर माइनिंग नहीं करना है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अरावली कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है, जिससे यहाँ पर अरावली का जो नुकसान है या फिर यहाँ पर डेवलपमेंट है इसको मॉनिटर किया जाए। फिर इसके अलावा GIS मैपिंग कर सकते हैं, बाउंड्री क्लैरिटी रख सकते हैं कि कौन सी अरावली है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। यह अरावली है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं होगी। अगर यह कुछ हम कर सकें तो हम अरावली को बचा पाएंगे। अगर अरावली नहीं रही तो इंडिया का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये, इसको हमें शांति से और अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है, ठीक है। सभी की लाइफ पे इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें इसको क्लैरिटी के साथ इंस्पेक्ट करना है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अरावली की जो डेफिनेशन दी थी नवंबर में, अब इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दिया गया है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी और वह जांच करेगी कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, किस तरीके से एरिया सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा है,
लेकिन कुछ दिनों बाद जब नई डेफिनेशन आएगी उसको हमें देखना पड़ेगा। और इलीगल माइनिंग होती है उसको भी हमें रोकने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर प्रयास करने पड़ेंगे, लोकल लेवल पर। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में कोई कुछ इलीगल माइनिंग तो नहीं कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अब हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें खुद यहाँ मॉनिटर करना पड़ेगा, और पुलिस को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन देती रहनी होगी, ठीक है। तब जाकर यह कैंपेन कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा। अभी यह टेम्परेरी सक्सेसफुल हुआ है, आगे अगर इसको हमें और अच्छे सक्सेसफुल बनाना है तो हमें और इसकी निगरानी रखनी होगी। तो यह सारी जानकारी थी जो कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम में भी आ सकती है। तो यह वीडियो था, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, और डेली जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो यूपीएससी प्री में पूछे जाते हैं वह मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप वह भी जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।